हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जिन हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं उनको उनकी अल्फा सब यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की जब जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो वो डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स देती हैं, और वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है वो डिपेंड करता है कि वो जो जी प्रोटीन वहाँ पे एक्टिवेट हो रही है वो किस इफेक्टर प्रोटीन को जा करके एक्टिवेट करती है। अगर वो एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है तो कुछ और रिस्पॉन्स आएगा, पीएलसी बीटा को एक्टिवेट करती है तो कुछ और रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरह से जो जी प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, अब कब कौन सी जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, मतलब कब जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होगी, मतलब जिसको हम लोग जीएस लिख रहे थे, कब जीएस एक्टिवेट होगी, कब जीआई एक्टिवेट होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो जीपीसीआर है वो किस तरह के लाइगेंड से बाउंड कर रहा है। ये डिपेंड करता है रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स से। अगर वहां पे एक स्टिमुलेटर आ रहा है तब वो क्या करेगा, स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, अगर वहां पे कोई ऐसा आ रहा है, ऐसा सिग्नल आ रहा है कि अब जी प्रोटीन की जो एक्टिविटी है या फिर एडेनाइलिन साइक्लेज जो एक्टिवेट हुआ है उसको इनहिबिट होना है, तो वहां पे इनहिबिटरी जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जीपीसीआर जो हमारा है, जीपीसीआर वो किस तरह के सिग्नल से बाइंड कर रहा है। अगर वो ऐसे सिग्नल से बाइंड कर रहा होगा जो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन को एक्टिवेट करे तो जीएस अल्फा एक्टिवेट होगी, स्टिमुलेटरी अल्फा जी प्रोटीन एक्टिवेट हो। ठीक, अगर कोई ऐसा सिग्नल आया जो जीआई को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जीआई वाली प्रोटीन एक्टिवेट होगी और फिर वो अपना रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो कब कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी और वो क्या रिस्पॉन्स देगी, हम लोग अब आगे आने वाले कुछ लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा था, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो जी प्रोटीन्स दिखाई तो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि वो किस तरह के इफेक्टर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, कल मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा एस जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, कौन सी अल्फा एस जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो वो एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है एडेनाइलिन साइक्लेज, एडेनाइलिन साइक्लेज। ठीक, एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। ठीक, ये एक इफेक्टर प्रोटीन है। ठीक, तो आज हम लोग इसी सिग्नलिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि जब जीपीसीआर एक्टिवेट होता है और एडेनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो सेल में क्या रिस्पॉन्स आता है। पूरे की पूरी सिग्नलिंग प्रोसेस को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक पाथवे की सेपरेट स्टडी करेंगे, नहीं तो उसी में सबका घोलमेल बन के खिचड़ी बन जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने पाथवेज को सेपरेट कर दिया है। सबसे पहले हम लोग एडेनाइलिन साइक्लेज या एडेनाइलिन साइक्लेज के थ्रू जो सिग्नलिंग पाथवे आता है उसका जो रिस्पॉन्स आता है, क्या क्या रिस्पॉन्स आता है सेल में, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एडेनाइलिन साइक्लेज है ये मल्टीपल जी प्रोटीन से एक्टिवेट होता है, सिर्फ जीएस से ही नहीं, बहुत सारे जी प्रोटीन इनको एक्टिवेट करती हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली जीएस प्रोटीन के थ्रू अगर हमारा एडेनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है तो क्या क्या सिग्नलिंग रिस्पॉन्स वहां पे आता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिवेट कैसे होगा, कौन कौन से इफेक्टर हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे, तो हम लोग एक एक एग्जांपल के साथ में हर चीज को समझेंगे। हर एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाला एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स अगर किसी स्ट्रेस हार्मोन के थ्रू, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन के थ्रू अगर एक्टिवेट होता है तो वो सेल के अंदर क्या एक्शन लेता है। ठीक है, नॉर्मली जो एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत सारे सेल्स पे पाए जाते हैं, मैंने आपको अपने इनिशियल लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीवर सेल पे, अगर जो जीपीसीआर प्रेजेंट है वहां पे एपिनेफ्रिन आकर के बाइंड करता है तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, एक चीज। और वो एपिनेफ्रिन कब वहां से बाइंड करेगा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि एपिनेफ्रिन को वहां से बाइंड करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन है, आराम से उसकी लाइफ कट रही है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, उसकी सेल्स हेल्दी हैं, सारे प्रोसेस, सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सब आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन सपोज दैट वो इंडिविजुअल जो है, जो अभी तक हेल्दी था, वो किसी स्ट्रेस में चला जाता है, किसी भी तरह के स्ट्रेस में चला जाता है जिसकी वजह से
उसकी सेल्स के अंदर एटीपी डिप्राइव होने लगता है, मतलब सेलुलर एनर्जी करेंसी कम होने लगती है। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में होता है आदमी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है और जो एनर्जी है वहां पे वो एनर्जी करेंसी कम होने लगती है, एटीपी कम होने लगती है। ठीक है, अब इंस्टेंट एटीपी चाहिए अगर सेल को, तो एटीपी कहां से आएगी? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और बेसिकली ये ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, ईटीएस होता है, फिर एटीपी बनता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से आएगा और फाइनली एटीपी बन करके तैयार होगा, जो कि एनर्जी का हमारा एनर्जी करेंसी है सेल की, और यही करेंसी अभी कम हो गई। ठीक है, जब ये करेंसी कम होगी तो सेल के पास जितना ग्लूकोज होगा सबसे पहले तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट सेल्स के अंदर ग्लूकोज डिप्राइव कर गया, जो मोनोमेरिक फॉर्म में वहां पे ग्लूकोज था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स के अंदर में बहुत सारे ग्लूकोज स्टोरिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि लीवर सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में स्टोर होता है सेल्स के अंदर। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में इस चीज को बताऊंगा। ग्लूकोज जो स्टोर होता है सेल के अंदर में, स्टोर्ड इन पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, और वो पॉलीमर्स क्या होते हैं? ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे एनर्जी करेंसी डिप्राइव हो गई, ठीक है, और हमारा ग्लूकोज भी खत्म हो गया सेल के अंदर, तो अब एक ऐसा सिग्नल, और सारी सेल्स में ग्लाइकोजन बराबर अमाउंट में स्टोर्ड नहीं रहता, कुछ सेल्स ही ऐसी हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब सारी सेल्स में एनर्जी करेंसी खत्म होने लगती है, उनका स्टोर्ड ग्लूकोज भी खत्म होने लगता है, तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, जैसे कि हमारी लीवर हो गई, लीवर सेल्स हो गई, लीवर सेल्स जहां पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, इन सेल को सिग्नल दिया जाता है। इन सेल्स को क्या दिया जाता है? सिग्नल दिया जाता है। इन सेल्स को क्या सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ जो बॉडी के अंदर में ग्लूकोज का अमाउंट है, ब्लड ग्लूकोज का अमाउंट है, वो कम होने लगा है, जिससे कि बाकी की जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज से डिप्राइव हो रही हैं और उनकी सेलुलर एनर्जी करेंसी कम होती जा रही है और उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो पड़ता जा रहा है, मतलब सेल्स स्टार्वेशन में जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिग्नल लीवर को दिया जाता है। जैसे ही सिग्नल लीवर को मिलता है तो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, और जब भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है तो आप लोग याद रखिएगा ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में टूटता है, फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज वहां से रिलीज होता है। ठीक है, अब ये फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज जो होता है सीधे ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट आउट होकर के ब्लड में आ सकता है, जहां से ये सारी सेल्स को भेजा जाएगा जहां पे ग्लूकोज की कमी है, जहां पे सेलुलर एनर्जी की करेंसी की कमी है, वहां पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात क्या है? बात यह है इस सिग्नल की, ये सिग्नल जो कि लीवर को आकर के ये बता रहा है कि भाई सेल्स जो हैं, आपके बॉडी की सेल्स जो हैं, बॉडी में जो अदर सेल्स हैं वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम हो रहा है, आप अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़िए और ग्लूकोज रिलीज कीजिए। तो इस तरह का कुछ सिग्नल यहाँ पे लीवर को दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के सिग्नल को हम लोग स्ट्रेस सिग्नल कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो कि ग्लूकोज को रिलीज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मेनली वो जो हमारा हार्मोन होता है वो एपिनेफ्रिन या फिर उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होता है? एपिनेफ्रिन। ठीक, एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, लीवर के पास आता है सबसे पहले। लीवर पे क्या है? लीवर की सेल मेम्ब्रेन पे जीपीसीआर है, रिसेप्टर है, और ये जीपीसीआर जो है एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है। ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की फैमिली में आता है, एड्रेनर्जिक बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। ठीक, जैसे ही जीपीसीआर से बाइंड करता है कौन एक्टिवेट होता है? जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है। ठीक है, और ये जी प्रोटीन कौन सी होती है? बेसिकली जीएस होती है, स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन होती है, जो कि एक्टिवेट करती है एडेनाइलेट साइक्लेज को। ठीक है, अब एडेनाइलेट साइक्लेज क्या है? इस पूरी सिग्नलिंग प्रोसेस का एक इफेक्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये इफेक्टर प्रोटीन क्या करता है? एडेनाइलेट साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ये क्या करता है? जो सेलुलर एटीपी होता है, अभी जो सेल्स के पास में एटीपी है उनको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में।
एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। ठीक, और ये साइक्लिक एएमपी एक पोटेंट सेकंड मैसेंजर होता है जो कि इस प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में बना है। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक एएमपी बना है ये फर्दर अपने सबस्ट्रेट्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसका जो एक सबस्ट्रेट है जो बहुत नोन सबस्ट्रेट है इसका, वो एक एंजाइम है दैट इज द प्रोटीन काइनेज ए। ठीक, तो हम लोग इसी प्रोटीन काइनेज ए के बाद एक्टिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से सारी प्रोसेस होती है। मैं एक एक करके आपको बनाते हुए दिखाते हुए चलता हूं, और फिर लास्ट में हम लोग प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो जाता है, सबसे पहले तो ये कैसे एक्टिवेट होता है, और फिर ये एक्टिवेट हो जाता है कि क्या क्या काम करता है सेल्स के अंदर, किस तरह से ग्लूकोज को रिलीज करवाता है, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रफ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीवर की है, हम लीवर सेल को ही कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जीपीसीआर सिग्नलिंग का मोटा मोटा एग्जाम्पल इसको मानिए। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लीवर सेल की, जिसके पास में क्या है? एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है। क्या है? एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर को मैं नॉर्मल ही बना दे रहा हूँ, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। आप लोग जानते हैं इसमें 7 अल्फा हेलाइसेज होते हैं जो मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है ये बेसिकली जीपीसीआर है। ये है जीपीसीआर। नॉर्मल ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, और इसके साथ में एक हमारी जी प्रोटीन भी लगी हुई है। डिफरेंट पेन ले लेता हूं मैं। ये हमारी एक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन भी लगी हुई है। ठीक है, जी प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में और जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो अभी ये इनएक्टिव है, तो ये जीडीपी से, इनमें जो अल्फा सब यूनिट है वहां से जीडीपी बाउंडेड है। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरह से हैं। यहाँ पे एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम लोग बार बार इफेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, वो एक इफेक्टर एंजाइम भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये इफेक्टर एंजाइम बेसिकली एडेनाइलेट साइक्लेज है। एडेनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, तो इन 3 चीजों की जरूरत हमको यहाँ पे पूरी सिग्नलिंग को समझने के लिए पड़ेगी। ठीक, सबसे पहली बात, आया यहाँ पे एक सिग्नल, सब कुछ ठीक है, अभी सेल में सब कुछ ठीक है, सब बराबर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन आई, बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन आई, किसी सेल में स्ट्रेस की कंडीशन आई, तो एपिनेफ्रिन सिक्रीट हुआ, और एपिनेफ्रिन आया अपने रिसेप्टर के पास। कौन सिक्रीट हुआ? एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल। एपिनेफ्रिन आया और अपने रिसेप्टर से ये बाइंड किया। ठीक, अभी ये रिसेप्टर इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ही यहाँ से एपिनेफ्रिन बाइंड किया, इस रिसेप्टर का कन्फॉर्मेशन चेंज होगा। सबसे पहले क्या होगा? एपिनेफ्रिन जैसे आकर के बाइंड किया, मैं यहाँ पे लिखता हुआ भी चल रहा हूँ, एपिनेफ्रिन आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, जीपीसीआर से बाइंड किया, मैं जीपीसीआर लिखता हूँ। ठीक, जीपीसीआर से जैसे ही बाइंड किया तो जीपीसीआर का क्या हुआ? कन्फॉर्मेशन चेंज हुआ। कन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, और कन्फॉर्मेशन जैसे ही चेंज हुआ तो ये एक्टिव हो गया। ठीक, अब ये जीपीसीआर एक्टिव होते ही क्या करेगा? यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट से जीडीपी बाउंडेड है, इसको जीटीपी से एक्सचेंज कर देगा। क्या करेगा? यहाँ पे अल्फा सब यूनिट से जो जीटीपी बाउंडेड है, जीडीपी बाउंडेड है, उसको जीटीपी से एक्सचेंज करेगा। होगा क्या? ये जीटीपी निकल जाएगा, यहाँ से जीडीपी निकल गया। ठीक है, और ये जो हमारी अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट ये डिसोसिएट हो जाएगी बीटा गामा सब यूनिट से। यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, ये गामा सब यूनिट है। ठीक है, बीटा गामा सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाएगी। ये हमारा अल्फा सब यूनिट जिसके साथ में जीटीपी है, ये हो गया, और बीटा गामा सब यूनिट भी डिसोसिएट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो बीटा गामा सब यूनिट को मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। बीटा गामा सब यूनिट अलग हो गई। अब ये एक्टिवेटेड स्टिमुलेटरी एक्चुअली अल्फा एस जीटीपी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन है। ये क्या करेगा? ये जाएगा एडेनाइलेट साइक्लेज के पास। ठीक, ये एडेनाइलेट साइक्लेज से इंटरेक्ट करेगा, और जैसे ही एडेनाइलेट साइक्लेज से इंटरेक्ट करेगा, एडेनाइलेट साइक्लेज क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा।
एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आया ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे ही एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, जो हमारी सेलुलर एटीपी था उसको यूज किया, एटीपी को यूज किया और साइक्लिक एएमपी बनाया। ठीक, ढेर सारे साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैं आपको एक रिसेप्टर ही दिखा रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एपिनेफ्रिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और जब एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल्स वहां पे आएंगे तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बहुत सारे एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल्स आएंगे, और बहुत सारे एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल्स जो आएंगे, जो यहाँ पे ढेर सारे रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सबसे बाइंड करेंगे और सब रिसेप्टर्स के साथ में यही काम होगा। तो आप सोचिए कि कितना सारा साइक्लिक एएमपी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, ये एक रिसेप्टर तो जितना बनाएगा वो तो बनाएगा ही, बाकी के रिसेप्टर्स भी वहां पे बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। ये नहीं कि एक ही आया है एक ही बाइंड कर रहा है, बहुत सारे एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सबसे आकर के बाइंड करेंगे और हर जगह यही काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो अब ये साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल्स बन करके तैयार। ये क्या है, सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर अब ये क्या करेगा, अपनी टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना शुरू करेगा। कौन, ये सेकंड मैसेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ये गोल गोल यहाँ पे सेकंड मैसेंजर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, ये कंफर्मेशनल चेंज हुआ, एक्टिव हुआ, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो जीपीसीआर है इसने इनएक्टिव हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन को ट्रिगर किया कि अपने जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज करे। और ये काम करवाता कौन है, ये काम नॉर्मली जेफ करवाता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ये काम करवाता है नॉर्मली, मैंने आपको बताया है। इसका मतलब इस हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के लिए ये जीपीसीआर जो है एज ए जेफ फंक्शन कर रहा है। किस तरह से फंक्शन कर रहा है, जीटीपी या ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इसने ट्रिगर किया इसको अपने जीटीपी को जीटीपी से एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट करता हूं मैं, फिर से सुनिएगा। एपिनेफ्रिन आया, जीपीसीआर से बाइंड किया, जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, और इसने जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन इनएक्टिव थी उसको एक्टिवेट होने के लिए ट्रिगर किया। कैसे ट्रिगर किया, जो जीडीपी यहाँ से बाउंडेड था उसको एक्सचेंज कर दिया जीटीपी से। जीटीपी बाउंडेड अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हो गई बीटा गामा से, और डिसोसिएट होकर के पहुंची कहाँ पे, ये पहुंची हमारी एडिनाइलेट साइक्लेज के पास में, जो कि इनएक्टिव था। जैसे ही अल्फा जीटीपी यहाँ पे पहुंची, इसने ये एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद इसने सेलुलर एटीपी को यूटिलाइज किया और साइक्लिक एएमपी बना दिया। ठीक, इतना काम यहाँ पे हो गया। अब इस साइक्लिक एएमपी का जो सबसे अच्छा टारगेट है, और यहाँ पे इस केस में मैंने बताया कि इस केस में ग्लूकोज का इस केस में क्या होना है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होना है, ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म होना है, ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली ये साइक्लिक एएमपी जाकर के एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज ए क्या होता है, मैं इधर लिखता हूं, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन काइनेज ए, ये प्रोटीन काइनेज ए एक तरह का प्रोटीन काइनेज है जो कि सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। सीरीन थ्रियोनिन काइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अपने सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक सीरीन या फिर स्पेसिफिक थ्रियोनिन पे जाकर के क्या करता है, फास्फोराइलेट करता है। ठीक, और इस फास्फोराइलेशन के कारण कुछ प्रोटीन सेल्स में एक्टिवेट हो जाती हैं और कुछ प्रोटीन्स इनहिबिट हो जाती हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं, वो तब एक्टिवेट होती हैं जब फास्फोराइलेट होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स तब एक्टिवेट होती हैं जब वो डिफास्फोराइलेट होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये किन किन प्रोटीन्स को यहाँ पे जाकर के मॉड्यूलेट करेगा, इस पाथवे में बेसिकली इसका जो टारगेट होगा, वो पहली जो प्रोटीन होगी वो होगी ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज में जीएस लिख रहा हूँ, बाद में मैं भी डिटेल में इनको लिखूंगा। एक तो इसका टारगेट होगी ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज एक तो टारगेट होगा। दूसरा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इसका टारगेट होगा। और तीसरा एक फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज होती है प्रोटीन, वो इसका टारगेट होगी। कौन, फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। ये इन तीन प्रोटीन्स को ये अपना टारगेट बनाएगा। ठीक है, बेसिकली ये फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को टारगेट नहीं बनाता है, ये इस फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज की जो इनहिबिटर प्रोटीन होती है,
ठीक है, दैट इज द आईपी, इनहिबिटर ऑफ फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, इसको अपना टारगेट बनाती है। ठीक है, तो ये क्या क्या काम करते हैं मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस प्रोटीन के साथ में क्या करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटीन काइनेज ए किस तरह से एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको साइक्लिक एएमपी तक बन गया है, वहां से मैं इस पूरी सिग्नलिंग को स्टार्ट करता हूँ कि साइक्लिक एएमपी के बनने के बाद किस तरह से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है। ठीक है, फिर उसका प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो इन प्रोटीन्स को कैसे रेगुलेट करता है, थोड़ा सा मैं आपको ये चीजें बना के दिखाता हूँ। तो सिग्नलिंग प्रोसेस चली, एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ और साइक्लिक एएमपी बन गई। ठीक, इतनी प्रोसेस हम लोग अभी लास्ट सिग्नलिंग का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहां तक इतनी प्रोसेस हम लोगों ने देखा। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए के बारे में मैंने आपको एक लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा जो प्रोटीन काइनेज ए होता है, इसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती है। इसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती है। ये 2 सब यूनिट्स होती हैं और इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स होती हैं। ठीक, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक सब यूनिट इसके पास में होती है। नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। सब कुछ सेल में ठीक ठीक चल रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, इस प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हमारी रेगुलेटरी सब यूनिट होती है ये कैटालिटिक सब यूनिट से बाउंडेड रहती है। ठीक है, तो ये हमारी रेगुलेटरी सब यूनिट हो गई। ये क्या हो गई, रेगुलेटरी को मैं आर लिख रहा हूं, रेगुलेटरी सब यूनिट हो गई। और ये ग्रीन में बना रहा हूं, ये हमारी कैटालिटिक सब यूनिट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक, ये हो गई हमारी कैटालिटिक सब यूनिट, ये हमारा प्रोटीन काइनेज ए है। और जब तक ये रेगुलेटरी साइट इस कैटालिटिक साइट से बाउंडेड है, ये इनएक्टिव रहता है। ये क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक, इस रेगुलेटरी सब यूनिट के पास में यहाँ पे साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, और हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट के पास में 2 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हर एक रेगुलेटरी साइट के पास में, इसके पास में हर एक रेगुलेटरी साइट के पास में साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, और एक प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के में 4 साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल्स लगेंगे क्योंकि हर एक सब यूनिट के पास 2-2 साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। मतलब 2 साइक्लिक एएमपी आकर के जब एक सब यूनिट से बाइंड करेगा और 2 साइक्लिक एएमपी जब दूसरी सब यूनिट से आकर के बाइंड करेगा, तभी क्या होगा, तभी ये रेगुलेटरी सब यूनिट इस कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ेगी और ये एंजाइम एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट सिग्नलिंग प्रोसेस चली, स्ट्रेस की कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन आई, इन स्ट्रेस की कंडीशन है। स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा एपिनेफ्रिन आया, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, हमारी जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, जीएस, एसी एक्टिवेट हुआ, एसी एक्टिवेट होने के बाद साइक्लिक एएमपी बन गया, जिसको हमने ऐसे दिखाया था, साइक्लिक एएमपी बन गया। अब क्या होगा, ये साइक्लिक एएमपी इस रेगुलेटरी सब यूनिट से जाकर के बाइंड करेगा। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी इनहिबिटरी सब यूनिट है, इसके पास में साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, और ये हमारी कैटालिटिक सब यूनिट है जो एक दूसरे से भी इंटरेक्टेड है, ये इनएक्टिवेटेड है। ठीक, ये हमारी कैटालिटिक है और ये हमारी रेगुलेटरी, ये साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट। अब क्या होगा, साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों से दो बाइंड करने हैं, तो इसलिए 4 साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल्स आएंगे। सॉरी, मैंने ब्लैक कलर से दिखाया तो मैं ब्लैक कलर से ही दिखाऊंगा इसको। ये 4 साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल्स आ गए।
एक प्रोटीन काइनेज एक को एक्टिवेट करने के लिए 4 साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, अब ये चारों साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स अपने बाइंडिंग साइट से जाकर के बाइंड कर जाएंगे। क्या होगा देखिए, ये हमारा रेगुलेटरी सब यूनिट, ठीक है, और ये कैटालिटिक सब यूनिट, और यहाँ पे ये जो साइक्लिक एमपी बाइंडिंग साइट है, इसको मैं बनाना ही भूल जाता हूँ बार बार। ठीक, यहाँ से आकर के ये साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, साइक्लिक एमपी चारों साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ से बाइंड कर गए। जैसे ही साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाइंड किए, रेगुलेटरी जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है या रेगुलेटरी सब यूनिट है, उसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ठीक, उसका कन्फॉर्मेशन जैसे ही चेंज होता है, वैसे ही इसकी जो इंटरेक्टिंग पावर है कैटालिटिक सब यूनिट के साथ वो डिक्रीज हो जाती है, और ये क्या करता है, खुद रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, हमारे जो दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ देंगी। कब, जैसे ही यहाँ से आकर के साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल बाइंड किया, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ दिया। ठीक, कैटालिटिक सब यूनिट रिलीज हो गई और कैटालिटिक सब यूनिट अब एक्टिव हो गई। अब हमारा प्रोटीन काइनेज ए क्या है, वो एक्टिव हो गया। ये कैटालिटिक सब यूनिट है, ये रेगुलेटरी है, ये अभी भी इनएक्टिव था क्योंकि अभी कन्फर्मेशन चेंज होना शुरू हुआ है। जैसे ही रिलीज हुआ वैसे ही हमारी कैटालिटिक सब यूनिट और प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक्टिव हो गया। तो ये तो प्रोसेस थी प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन की, कि किस तरह से साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो गया है, तो अब ये अपनी टारगेट प्रोटीन्स का एक्टिवेशन या उनका रेगुलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो टारगेट प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और किसके साथ में क्या क्या करता है। ठीक, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेटेड है, प्रोटीन काइनेज ए क्या हो गया, एक्टिवेटेड है। ये क्या है, अब ये एक्टिवेटेड हो गया। ठीक, अब ये अपना फंक्शन शुरू करेगा। ठीक, सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, जो कि क्या करता है, जो कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को फास्फोराइलेट करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, इसको हम जीपी लिख रहे हैं, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जीपी। अभी क्या है, इनएक्टिव है। अभी क्या है, इनएक्टिव है। ठीक, अभी इनएक्टिव है, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को क्या करेगा, कर देगा फास्फोराइलेट। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को इसने क्या किया, फास्फोराइलेट कर दिया, और फास्फोराइलेटेड फॉर्म में जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब एक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ना शुरू करेगा। अब ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स था। ठीक, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज तो ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, अपना काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस थी वो तो चलती रहेगी। मतलब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज बना तो फिर क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हो सकता है फिर से ग्लाइकोजन बना ले। अभी सेल को क्या चाहिए, अभी ये चाहिए कि ग्लूकोज लगातार निकलता रहे। इसलिए ये जो प्रोटीन काइनेज ए है वो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करने के साथ साथ जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज है, ग्लाइकोजन सिंथेज है, इसको इनएक्टिवेट कर देगा। ये भी क्या है, अनफास्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिव है। ठीक, लेकिन जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, इसका फास्फोराइलेशन किया सीरीन या थ्रियोनीन रेसिड्यू पे। तो हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये फास्फोराइलेटेड फॉर्म में आया, और ये जैसे ही फास्फोराइलेटेड फॉर्म में आया ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव। अब अगर फ्री ग्लूकोज वहां पे अवेलेबल है तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, वो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है
ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और हमारा जो फ्री ग्लूकोज है वो रिलीज आउट होता रहेगा। तो ये दो काम इसने किए, ठीक है। सेल्स के पास में एक फॉस्फेटेज भी होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, ठीक। फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज जो होता है, ये फास्फोराइलेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे फॉस्फेट स्ट्रिप करने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अभी क्या है, अगर अभी ये प्रोटीन एक्टिवेट रहेगी तो क्या करेगी, ग्लाइकोजन के फॉस्फेट को स्ट्रिप कर देगी, और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का जो फॉस्फेट है इसको स्ट्रिप कर देगी। तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन का। लेकिन फायदा है, क्योंकि ये जो प्रोटीन काइनेज है ए है, वो क्या करता है, इस फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को भी इनएक्टिव कर देता है। जो हमारी फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है, मैं इसको पीपी लिख रहा हूँ, इस पीपी को भी क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो इनएक्टिवेट करता कैसे, ठीक, यहाँ पे ये एक और प्रोटीन को रेगुलेट करता है। इस फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज ये अगर फ्री फॉर्म में है तब ये क्या है, एक्टिव है, तब ये अपना एक्शन लेगा। लेकिन एक इनहिबिटर प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है इनहिबिटर ऑफ फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, इनहिबिटर ऑफ फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, दैट इज आईपी। ये क्या है, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फेटेज। इस फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज का ये इनहिबिटर है। अभी ये इनहिबिटर क्या है, इनएक्टिव है। अभी ये इनहिबिटर क्या है, ये इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव। ये इनहिबिटर जब तक अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है ये इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव। लेकिन ये जो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ है वो क्या करेगा, वो इस प्रोटीन का कर देगा फास्फोराइलेशन। क्या कर देगा, फास्फोराइलेशन। तो अभी आईपी प्रोटीन क्या हो जाएगी, फास्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। अभी इनहिबिटर जैसे ही एक्टिवेट होगा ये जाकर के इस फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज से इंटरेक्ट कर जाएगा। किससे इंटरेक्ट कर जाएगा, फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज से। जब जैसे यहाँ से इनहिबिटर बाइंड कर गया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब पीपी जैसे इनएक्टिव हो गया तो अब क्या होगा कि अब यह जो फॉस्फेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन फॉस्फेट्स को स्ट्रिप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी, ठीक। जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए जिस पर्पज से एक्टिवेट हुआ था ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक। कल मैंने आपको बताया था एक चीज, कल मैंने आपको और बताया था कि जो जीपीसीआर का रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक होता है, मतलब मिली सेकेंड में या सेकेंड में, आप लोग कहते हैं विद इन अ मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना पूरा रिस्पॉन्स कर देता है। जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए सब रिलीज करवा के छुट्टी कर देगा। लेकिन अगर ये स्टिल ऑन रहेगा तो क्या करेगा, जितना ग्लूकोज नहीं चाहिए वो सब जो है रिलीज कराता रहेगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है। ये जो पूरी जीपीसीआर सिग्नलिंग मैंने आपको बताई, एक एक चीज हर एक लेवल पे रेगुलेशन होना चाहिए, हर एक लेवल पे रेगुलेशन होना चाहिए। तो इस चीज को रेगुलेट किया जाएगा। किस तरह से इस पूरी सिग्नलिंग को रेगुलेट किया जाएगा कि एक बार सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू हो गई, सेल को जो नीड थी, जो ग्लूकोज की नीड थी वो फुलफिल हो गई है। अब उसको ग्लूकोज नहीं चाहिए, अगर जा रहा है तो एक्सेस में जा रहा है, ठीक है, अनकंट्रोल हो रहा है, जो हमारा रिस्पॉन्स आना था वो ओवर आ रहा है। तो उस चीज को रेगुलेट करना पड़ेगा और हर एक स्टेप पे रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इस पूरी सिग्नलिंग को पहले रेगुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग दूसरी तरह की जो जी प्रोटीन्स होती हैं उनके एक्टिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।